Hey everyone, welcome back to my channel. So, in this particular video, we are going to discuss about a very important topic, and I must say this is an important topic because यूपीएससी आपसे क्या चाहती है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यूपीएससी का जो प्रिपरेशन है, वो कोई नॉलेज की प्रिपरेशन नहीं है। आप कोई नॉलेज, कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ लिया, कोई करंट अफेयर्स की बुकलेट पढ़ ली, कोई न्यूज़पेपर पढ़ लिया और उसके बेसिस पे आपने यूपीएससी की तैयारी पूरी कर ली, ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर आप कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ के भी नॉलेज जनरेट कर लेते हो, फिर भी आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में, खासकर मेंस के एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चंस आएंगे, जो जीएस 1, 2 और 3 और 4 के पेपर में जो क्वेश्चंस यूपीएससी आपसे पूछेगी, वो आपके नॉलेज से रिलेटेड नहीं होगा, वो आपके एनालिसिस से रिलेटेड होगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखें। देखिए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को आप एनालाइज करोगे तो उससे सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होगा, आपको एक डेप्थ के बारे में पता चलेगा। एक डेप्थ कि किस डेप्थ तक, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के कितनी गहराई तक यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और कितने डायरेक्शंस में यूपीएससी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जानना ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जानना ही नहीं, उससे एनालाइज करना, और वो एनालिसिस जो होगी वो मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पे होनी चाहिए। माइक्रो मीन्स कि आप अलग अलग सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के पूछे गए हैं, वेदर इट्स प्रीलिम्स और मेंस। और मैक्रो मीन्स कि आपको टॉपिक वाइज एनालाइज करना होगा कि फ्रॉम विच टॉपिक इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट यूपीएससी कितने नंबर के क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस पूछ रही है पर ईयर। सो अगर आप इस एनालिसिस को कर लेते हो तो आपको एक डेप्थ पता चल जाएगा कि हाँ, इतनी गहराई तक हमें अंडरस्टैंडिंग जनरेट करनी है। देखिए, ये गहराई फिक्स नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द यूपीएससी कि आप कि यूपीएससी आपसे किस टाइम पीरियड में, किस साल में, कितनी डेप्थ तक, किस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछता है। ये डिपेंड करता है यूपीएससी के ऊपर। बट स्टिल आपको एक डायरेक्शन चाहिए, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये वीडियो जो स्पेसिफिक होगा वो होगा आपके एनालिसिस के ऊपर कि एनालिटिकल स्किल को जनरेट कैसे करें। बिकॉज व्हेन यू सी द टॉपर्स वीडियो, आप पाते हो कि टॉपर्स ऑलवेज टॉक अबाउट द एनालिटिकल स्किल, यू शुड जनरेट इट, यू शुड जनरेट द थॉट प्रोसेस फॉर द यूपीएससी, यू शुड जनरेट द पर्सनालिटी फॉर द यूपीएससी। बट नन ऑफ देम ने कभी डिफाइन किया है कि इसे जनरेट कैसे करें, ये आखिर होता क्या है। और ये अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है तो आप बता दो हमें कि ये कैसे करना है। बट वो इसके बारे में कभी बात नहीं करते हैं। बट फॉर्चुनेटली आई एम हियर टू टॉक अबाउट इट, और मैं इसके बारे में अभी बात करूँगा। बट उसके पहले मैं आपको एक डायरेक्शन और एक डेप्थ के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। तो डेप्थ के बारे में मैंने देख लिया। अब सबसे पहली बात ये आती है कि अगर आपको इस टूल को जनरेट करना है, एनालिटिकल स्किल को जनरेट करना है, तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करना होगा। आखिर किस किस डायरेक्शन में आप जाओगे, ये इंपॉर्टेंट पड़ता है ना। तो इसके लिए आपके पास सबसे अच्छा एक टूल है, एक मैकेनिज्म है, वो आपका सिलेबस हो गया। देखिए, सिलेबस एंड योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर द मॉडस ऑपरेंडी ऑफ योर होल प्रिपरेशन। अगर आपने इन्हें एनालाइज नहीं किया तो आई एम डैम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, ये पक्का है। आप केवल नॉलेज बुक्स के थ्रू गेन करके एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते, खासकर यूपीएससी को तो नहीं ही कर सकते। बिकॉज यूपीएससी आपसे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगी। तो आखिर सिलेबस को एनालाइज कैसे करना है। अब सिलेबस में जो भी स्टेटमेंट दिया है, वेदर इट्स GS1, GS2, GS3, GS4, वो अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ब्रॉड और वेग कॉन्सेप्ट है। और उसके अंडर सब टॉपिक्स आते हैं। अब उन सब टॉपिक्स को जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा। दैट मीन्स बोथ सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, जो आपकी प्रिपरेशन को एक दिशा देते हैं। ये तो रहा इंट्रोडक्शन इनके बारे में। अब हम अगर किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, वेदर इट्स GS1, GS2, GS3, GS4, तो उस टॉपिक को एनालाइज कैसे करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ख़ास तौर पे कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यूपीएससी इस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगी। तो प्रेडिक्शन में पहला स्टेप तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हो ही गया कि ठीक है, इतने डेप्थ में
और सिलेबस के अकॉर्डिंग इतने डिस्टेंस तक इस डायरेक्शन में यूपीएससी पूछ सकती है। बट अभी हमें प्रेडिक्ट करना है कि यूपीएससी ने ऑलरेडी इस चीज़ में पूछ रखा है, तो हो सकता है वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसके दूसरे डायरेक्शन में भी पूछ लें। तो उन डायरेक्शंस को हमें कैसे खोजना है, कैसे एनालाइज करना है, और उन डायरेक्शंस के, उन डायमेंशंस के, उन पैरामीटर्स के ऊपर अगर हम एनालिसिस करना सीख लेते हैं तो यही हमारा एनालिटिकल स्किल है, यही हमारे थॉट प्रोसेस को जनरेट करेगा। अब एग्जांपल देता हूँ, अभी तक तो ये थोड़ा सा वेग हो गया आपके लिए, बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो एग्जांपल में हम ले सकते हैं, क्या लें, कोई एक टॉपिक पिक करते हैं। सपोज करिए इंडियन सोसाइटी, पहला ही जीएस पेपर 1 लेते हैं। जीएस पेपर 1 का जो पहला सोसाइटी का टॉपिक जैसे कि हो गया विमेन एंड रोल ऑफ विमेन के बारे में, तो लेट्स सपोज कि विमेन एम्पावरमेंट के बारे में ही बात कर लेते हैं, बिकॉज विमेन एम्पावरमेंट आपका सिलेबस के चारों सिलेबस के, मतलब सिलेबस के चारों पेपर्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आता ही आता है। तो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप विमेन एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकती है। तो सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे कि अच्छा ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछी है। तो अगर पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा है, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या हंगर से रिलेटेड या पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, या पुअर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, या फिर अगर यही पूछा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने कैसे हेल्प की है विमेंस की, तो आपको एक डायरेक्शन और एक डेप्थ पता चलेगी कि अच्छा यूपीएससी यहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकती है। अब इससे हमें अपने एनालिसिस को बिल्डअप देना है यहाँ से, और उस बिल्डअप को स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीएस पेपर 1 की तरफ। जीएस पेपर 1 में सबसे पहला टॉपिक क्या है, हिस्ट्री। हिस्ट्री तो हम देखेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कि अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में इनके डिप्राइवेशन, इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर डिस्क्रिमिनेशन होता होगा और गवर्नमेंट थी तो गवर्नमेंट ने भी कुछ काम किया होगा, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे। अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, बट ये प्रॉब्लम्स आज भी परसिस्ट कर रही हैं, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स या कमियां होंगी इस स्कीम में। इस वजह से ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं। जैसे कि अगर आप देखो, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप्स, ये चीज़ें आज भी क्वाइट ऑफन इन आवर सोसाइटी। सो वी मस्ट थिंक अबाउट द इम्प्लीकेशंस, द ड्रॉबैक्स ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, या फिर सोसाइटल जो मेंटेलिटी थी, जो पैट्रियार्की थी, वो किस तरह से, इन व्हाट फॉर्म ये चेंज हुई है आज के ज़माने में। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। उसके लिए हमें अलग अलग डायमेंशंस चाहिए सोचने के लिए। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि विमेन ने कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस किया है। ऑब्वियसली पैट्रियार्की, डाउरी, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब वो प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं तो गवर्नमेंट ने उसको ठीक करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, और गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है तो क्या क्या चीज़ें ठीक हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें अभी भी चली आ रही हैं। नाउ ये तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गया। अब हम देखेंगे जीएस पेपर 1 के सेकंड टॉपिक के बारे में, सोसाइटी के बारे में। तो हम सोसाइटल पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करेंगे। सोसाइटी, तो सोसाइटी में क्या होता है यूजुअली, सोसाइटी इज़ अ प्लेस वेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल गुड्स हैपन, दैट मीन्स एजुकेशन, हेल्थ। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम एनालाइज करेंगे। विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड अगर कुछ भी होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं एजुकेशन में। तो हाई ड्रॉप आउट रेट्स हैं विमेन के लिए एजुकेशन में, मतलब लड़कियां कम टाइम तक ही पढ़ती हैं, और अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो लड़कियां इज़ द वन जिन्हें बाहर निकाल दिया जाता है स्कूल से उनके पेरेंट के द्वारा। तो हाई ड्रॉप आउट हो गया। फिर देखते हैं हम कि स्कूल्स में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है गर्ल्स के साथ, उसके बारे में। फिर एजुकेशन सेक्टर में क्वालिटी एजुकेशंस नहीं मिल पा रही हैं, लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इश्यूज। सो ये सारी इश्यूज हेल्थ सेक्टर में आएंगे। देखिए, मैं हो सकता है यहाँ पे कुछ और इश्यूज को मिस कर रहा हूँ जो आपको खोजना पड़ेगा, बट एटलीस्ट आपको इन सारे पैरामीटर्स पे एनालाइज करना ही पड़ेगा, बिकॉज यूपीएससी इन सारे पैरामीटर्स से एक सेपरेट, एक डिस्क्रीट क्वेश्चन बना सकती है, इसलिए आपको इसे समझना पड़ेगा। नाउ हेल्थ की बात करें
तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया, हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट के बारे में देखेंगे कि क्या बात है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हम यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं। यहाँ एजुकेशन में स्किल हो गया, विमेन के लिए स्किल, गवर्नमेंट के सारे हम इनिशिएटिव्स देखेंगे कि इन सेक्टर्स में, इन पॉइंट्स पे गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है, कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाई हैं, और अगर प्रोग्राम्स चलाई हैं तो उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, आगे क्या कर सकती हैं। बिकॉज एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, the thing which you have to do, which you have to perform on the ground is कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज यू आर अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यू विल बी अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव आफ्टर क्लियरिंग दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन, सो यू विल बी एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। आपको पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी ग्राउंड में। मे बी इफ़ यू नीड सम मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द स्पेस, अकॉर्डिंग टू द टाइम, यू हैव टू डू दैट एज वेल। और उसके बाद आपको एक फीडबैक एजेंट के तौर पे कि आप ग्राउंड पे उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करोगे, वहाँ से लोगों के फीडबैक को कलेक्ट करोगे और वापस उस चीज़ को प्रोपोगेट करोगे हमारे लेजिस्लेचर तक, हमारे एग्जीक्यूटिव तक। तो यही काम है आपका। तो इसलिए आपको सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप ग्राउंड पे जाओगे। अगर आप सपोज करो आप डीएम बन गए, आप गए ग्राउंड पे, आपको मिड डे मील के बारे में पता ही नहीं है कि मिड डे मील आखिर होता ही क्या है। अगर नहीं पता है तो आप क्लियर ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज अगर ये कॉमन चीज़ नहीं पता है तो आप यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाओगे। तो मिड डे मील के बारे में आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे अब अगर ठीक है आप मिड डे मील के बारे में थोड़ा जानते हो कि ठीक है मिड डे मील से हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं बच्चों में, आपको इतना ही बस पता है। बट मिड डे मील इज़ नॉट ओनली फॉर फूड सिक्योरिटी, इट इज़ फॉर सोशल कोहेसन। यहाँ पे हर अलग अलग कम्युनिटी के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है कि सारे लोग एक सिमिलर ग्राउंड पे आके खाना खाते हैं, जिससे हम एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन को फेज आउट कर रहे हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी। बट प्रॉब्लम ये भी है कि आपने अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पेपर्स में अलग अलग न्यूज़ पढ़ा होगा कि कहीं कहीं पे या तो कुक जो एक लोअर कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसे निकाल दिया जाता है, उसे खाना नहीं बनाने दिया जाता है। कभी कभी अपर कास्ट के लोग आके प्रोटेस्ट करते हैं कि हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने नहीं देंगे। तो ये एक रीज़न भी है बच्चों के ड्रॉप आउट्स के लिए। दैट मीन्स कि जो चीज़ बच्चों के स्कूल के इंक्लूज़न, उनके एजुकेशनल इंक्लूज़न के लिए बनाई गई थी, वो चीज़ कहीं ना कहीं उनके एक्सक्लूज़न का भी कारण बन रही है। आपको इस चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा। यही यूपीएससी आपसे मांगती है कि आप चीज़ों को एनालाइज करो कि आप इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हो। तभी आपने देखा होगा कि कई जगहों पे डीएम जाता है और किसी एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों के साथ बैठ के मिड डे मील थोड़ा खाना खाता है, ताकि वो एक एम्बॉडीमेंट बने, वो एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करे लोगों के सामने कि दिस द थिंग विच यू आर प्रैक्टिसिंग, द डिस्क्रिमिनेशन विच यू आर प्रैक्टिसिंग इज टोटली इलीगल एंड टोटली इमोरल, हाईली अनएथिकल थिंग, अगर एथिक्स के बारे में बात करें तो ये तो रहा, मैं थोड़ा लीक से आगे हट गया। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सोसाइटी में हेल्थ से रिलेटेड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आपकी फर्टिलिटी रेट जो इस समय 2.1 जो हमारे NHFS सर्वे ने ये बताया है कि हमारा फर्टिलिटी रेट के हम बहुत ही करीब आ गए हैं, मतलब स्टेबल फर्टिलिटी रेट के बारे में। हेल्थ में आपका हो गया, जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए, जो उसमें फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है अगर जो गरीब तबके की औरतें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए जा रही हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम हेल्थ सेक्टर में एनालाइज करेंगे। नाउ इसके बाद बात आती है GS1 पेपर में आपका थर्ड जो टॉपिक है वो है आपका जियोग्राफी। तो जियोग्राफिकल और इसमें हम साथ साथ ऐड कर लेंगे इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल या डिजास्टर। सर इसके वजह से विमेन को कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहे हैं, और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लाया है, और उस स्कीम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसको एक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप ठीक कैसे करोगे, व्हाट विल बी योर वे फॉरवर्ड। तो जैसे कि प्रॉब्लम्स क्या है कि अगर कहीं एक आपदा आता है तो विमेन जो होती हैं उन्हें ही सबसे ज़्यादा सिवियरिटी फेस करनी पड़ती है, बिकॉज उनके ऊपर एक केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक केयर फ्रेमवर्क ही दे दिया जाता है कि आपको पूरे फैमिली की केयर करनी है। तो दे आर द वन जिनको सारा बोझ उस प्रॉब्लम का बोझ झेलना पड़ता है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के डिजास्टर मैनेजमेंट, जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उनके वजह से आप देख ही रहे हो क्लाइमेट रिफ्यूजीज़ का खतरा, क्लाइमेट रिफ्यूजीज़ बढ़ रहे हैं और उनके लिए शेल्टर हाउस बनाए जाते हैं। उन शेल्टर हाउस में
अलग अलग तरह की अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, खासकर विमेन को तो और ही फेस करनी पड़ती है। कई जगहों पे रेप के भी इश्यूज आते हैं। तो ये इस तरह से आपको जियोग्राफी से रिलेटेड एनालिसिस करनी पड़ेगी। फिर हम GS2 पेपर पे चलते हैं, GS सेकंड पेपर पे, और उसमें सबसे पहले टॉपिक आता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। तो उसमें हम देखेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कौन कौन से मेजर इश्यूज हैं। देखिए पॉलिटी में तो सबसे पहला इशू यही है कि द पार्टिसिपेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द पार्लियामेंट, इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ये इशू 2007 से ही चला आ रहा है। अब इन 2007 में एक बार वो जो लेजिस्लेशन है वुमेन रिजर्वेशन 33% के लिए कोशिश करी गई थी, बट ये जो इशू है वुमेन रिप्रेजेंटेशन का, वो बहुत पहले से चला आ रहा है, और स्टिल केवल 14% ही वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिला है इन कंपैरिजन टू अमेरिका, जहाँ USA में वहाँ के पार्लियामेंट में 32% वुमेन है। तो ये इशू काफ़ी पहले से चला आ रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत काम करते हैं, बट इन सारी चीज़ों के लिए उनके पास समय नहीं होता या फिर ध्यान नहीं जाता है। बट ठीक है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो विमेन रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर गवर्नेंस में सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने हेल्प की है विमेन एंटरप्रेन्योर को जन्म देने में, कैसे कैसे मुद्रा स्कीम के अंदर विमेन को लोन बांटे गए हैं, कितने लोन बांटे गए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने भी हैं तो उनमें जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, बिकॉज यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है, और अगर जीएस में क्वेश्चन नहीं पूछा तो यूपीएससी आपको ऐसे दे सकती है वुमेन एम्पावरमेंट से, और अगर आपको फिलोसफिकल ही ऐसे दिया है तब भी आप इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। देखिए ऐसे के बारे में मैं एक सेपरेट टॉपिक में, सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि ऐसे में भी कई डायमेंशंस होते हैं जिनमें आपको सोचना पड़ता है। नाउ इसके बाद पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बाद सोशल जस्टिस के बारे में हमने बात करी ही कि आप गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या क्या हैं, हेल्थ, एजुकेशन, ये पुअर्टी हंगर के बारे में बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम एनालाइज करेंगे सोशल जस्टिस में। फिर इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं जीएस पेपर 2 के थर्ड टॉपिक में, कि इंटरनेशनली वुमेन को क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वुमेन, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को देखेंगे हम कि कैसे विमेन के रोल को इसने इन्हेंस किया है सोसाइटी में, फैमिली में, और साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन के वजह से विमेन को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े हैं, गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या किया है, जैसे कि नीति आयोग ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाया था। ये सब सारी चीज़ें जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये आपका इंटरनेशनल हो गया। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक जो एम्पावरमेंट होगा वो कैसे होगा। तो इकोनॉमी में आपको सबसे पहले तो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो गया, मीन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कि कितना है इस समय, इसको देखना पड़ेगा, और इसे इंक्रीज़ कैसे करें। ये 14 to 17% मानते हैं अभी फ़िलहाल में, और इसे इंक्रीज़ कैसे करना है, बिकॉज जब विमेन ही जॉब में नहीं जाएंगी, 48% विमेन कॉन्स्टिट्यूट करती है इंडियन पॉपुलेशन में, और उनका पार्टिसिपेशन कैसा है, 14 से 17%। आप खुद सोचो कितनी डिस्पैरिटी है। तो अगर विमेन ही लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, विमेन ही आपके इकोनॉमिक प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगी तो होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होगा। और ऐसा मानते हैं कि विमेन आर मोर कंस्ट्रक्टिव थिंकर्स देन मैन, उन्हें कंस्ट्रक्शन ज़्यादा अच्छे से आता है, इसीलिए वो फैमिली को इंटीग्रेट ईजिली कर लेती हैं। तो इसलिए इकोनॉमी में उनका रोल। फिर हम देखेंगे कि इसमें मेजर इश्यूज़ क्या क्या आ रही हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जेंडर पे गैप, महिलाओं को पुरुषों के कंपैरिजन में कम पैसे मिलते हैं सेम वर्क के लिए। तो इन सारी इश्यूज़ के बारे में एनालाइज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, उन इनिशिएटिव्स में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, इन्हें भी हमें एनालाइज करना पड़ेगा। फिर हम सिक्योरिटी पर्पस से यूज़ करेंगे, सिक्योरिटी पर्पस से एनालाइज करेंगे। अब सिक्योरिटी में बहुत कुछ चीज़ें आ गई, आपका साइबर अटैक हो गया, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गई, इसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन थ्रू इंटरनेट। सो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें सिक्योरिटी में एनालाइज करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में हमने बात करी ही। फिर इथिकल इशू आता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन सारे जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये जितने भी हमने बात करें, इन सारे पॉइंट्स में हमें इथिकल इश्यूज भी देखने पड़ेंगे, बिकॉज यूपीएससी कभी भी इथिकल पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ने बनाया है तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, इथिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, और बेसिकली अगर वुमेन को ऐसा फेस करना पड़ रहा है तो उसमें इथिकल कंसर्न्स क्या क्या हैं, लोगों की मोरालिटी, वर्क कल्चर कैसा है,
और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एक सिविल सर्वेंट का रोल क्या बनता है इस चीज़ को ठीक करने में। तो आपको हर एक टॉपिक को इथिकल एंगल से भी एनालाइज करना पड़ेगा। एंड मेक श्योर वन थिंग कि इथिक्स इज नॉट अबाउट योर नॉलेज, आई मीन होल यूपीएससी इज नॉट अबाउट योर नॉलेज, नॉट ऑल अबाउट योर नॉलेज, बिकॉज नॉलेज मैटर करता है, क्योंकि नॉलेज के बिना तो आप प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स तुक्का है, बट तुक्का नहीं है। ये 80% नॉलेज का गेम है, 20% तुक्के का गेम है। तो नॉलेज तो मैटर करती है, बट आपकी एनालिसिस भी मैटर करती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज अगर जब तक आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनेगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, यू आर नॉट गोइंग टू डू, यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म वेल ऑन द ग्राउंड। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, इसीलिए आपको अपनी थिंकिंग जनरेट करनी पड़ेगी। तो ये रहा एक होलिस्टिक थिंकिंग कि अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक एनालाइज कर रहे हो वुमेन से रिलेटेड, या फिर कोई भी, नो मैटर वॉट, अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में ही पढ़ रहे हो, सपोज करो कि अगर आप नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको एनालाइज करने के लिए अलग अलग डिफरेंट एंगल्स होने चाहिए कि इससे सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा, सोशल कोहेशन कैसे बढ़ा, कैसे अलग अलग क्लासेस जो हमारा सोसाइटी कास्ट और क्लास के बेसिस पे डिवाइडेड था वो कैसे साथ है। बिकॉज नेशनल मूवमेंट इसे ऐसे ही नाम नहीं पड़ा, नेशनल मूवमेंट वाज अ नेशनल मूवमेंट जहाँ सारे इंडिया के अलग अलग नेशंस, देखिए नेशन एक इथनिक कॉन्सेप्ट है, अब आप नेशन स्टेट की तरफ मत जाना, नेशन एक इथनिक कॉन्सेप्ट है, कैसे अलग अलग कास्ट क्लास, वेमेन, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस सारे एक साथ आए और कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया नेशनल मूवमेंट में। तो सोशल पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे लोगों ने इकोनॉमिकली परफॉर्म किया, इकोनॉमिकली कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे सोसाइटी को, हमारे देश को हैंडीकैप किया। अभी आपने रिसेंटली एस जयशंकर का अगर स्टेटमेंट सुना हो तो $45 ट्रिलियन ब्रिटिशर्स ने इंडिया से ले गया था, मतलब ले गए थे वो यहाँ से। और यहाँ तक कि ये भी डिमांड चल रही है कि ये पैसे वापस यूके से मांगा जाए, मतलब ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस से मांगा जाए ये सारे पैसे वापस। तो इसलिए आपको अगर कोई भी टॉपिक को एनालाइज करना है तो आपको इन सारे पर्सपेक्टिव पे सोचना ही पड़ेगा, बिकॉज यूपीएससी किसी भी पर्सपेक्टिव पे एक अलग क्वेश्चन बना सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये दो पर्सपेक्टिव को एक साथ नहीं जोड़ सकती। सपोज, अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए अगर सोसाइटी में आपने पढ़ा वुमेन एम्पावरमेंट के सोशल पर्सपेक्टिव में, आपने एजुकेशन पढ़ा, एजुकेशन के बारे में पढ़ा, तो यूपीएससी ऐसा नहीं पूछ सकती कि व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम्स इन एजुकेशनल सिस्टम, बिकॉज ऑफ दैट द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज वेरी लो इन इंडिया। देखिए, दो टॉपिक्स को, दो डायमेंशंस को कोरिलेट कर दिया यूपीएससी ने, तो इसलिए आपको कोरिलेशन में भी पढ़ना पड़ेगा। अरे यूपीएससी हलवा थोड़े रही है। कुछ लोग को लगता है ना कि हलवा है भाई, कर लेंगे वैसे ही, चाहे टॉपर्स आके बोल दे कि भाई 4 महीने पढ़ा था निकल गया। हलवा नहीं है। यू नीड टू क्रिएट अ बिगर थॉट प्रोसेस, एक एनालिटिकल स्किल डालनी पड़ेगी। और देखिए ये बहुत टफ भी नहीं है, और साथ ही साथ बोरिंग तो कतई नहीं है, बिकॉज अगर आप एक बार करना स्टार्ट करोगे इसे, आपने अगर इसे प्रैक्टिस में डाल लिया, ट्रस्ट मी, अगर आपने इसे continuously, if you are doing this, I mean for 10 days only, you will feel much comfortable in this particular genre। आप इस चीज़ को easily एक्सरसाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपने इसे मास्टर कर लिया, so no one can stop you from sailing through this examination। You can easily crack this examination, no matter what is the ground, no matter what is the context, आप कर सकते हो। तो ये रहा आपका पूरा एनालिटिकल स्किल कि कैसे एनालिटिकल स्किल को जनरेट करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपका कोई भी कंसर्न है, आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन जॉट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आप उसे लिखिए, मुझे सजेस्ट करिए कि व्हाट आर द चेंजेस आई मीन मैं ला सकता हूँ इन सारी वीडियोस में, कैसे मैं और इम्प्रूवमेंट लाऊं, कौन कौन से टॉपिक्स को मैं कवर करूं। और एक चीज़ और जो मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो एमसीक्यूज़ का वीडियो आज आने वाला था वो मैंने रिकॉर्ड करा है, बट उसमें कुछ ऑडियो प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो गया है। तो उसमें ऑडियो प्रॉब्लम्स के चलते मैं उसे आज अपलोड नहीं कर पाऊँगा, वो कल अपलोड होगा, कल लाइव होगा, कल आप उसे देख सकते हो। बट अभी मैंने दूसरे माइक से इसे रिकॉर्ड किया, माइक बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए इसे हो सकता है कि इसमें भी थोड़ी ऑडियो की क्लैरिटी ना हो, जस्ट बट ट्राई टू बेयर विथ मी। आपको बस इस कंटेंट को समझना है, बाकी क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है, उसे छोड़िए आप। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना जितने लोगों के पास आप पहुंचा सकते हो।
और आपको आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड यू नो माय नेम इज समितेश एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।